गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे फेलियर ऑफ अ कटिंग टूल के रिगार्डिंग। फेलियर ऑफ अ कटिंग टूल में हम लोग बात कर चुके थे दूसरा मैकेनिकल ब्रेकेज के केस में। मोड ऑफ कटिंग टूल फेलियर में मैकेनिकल ब्रेकेज जो था उसमें क्या कहा गया, मैकेनिकल ब्रेकेज ऑफ द टूल इज ड्यू टू लार्ज फोर्स and insufficient strength and toughness। अगर टूल के ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और टूल का स्ट्रेंथ सफिशिएंट नहीं है, टफनेस नहीं है टूल के अंदर, तो जो टूल होगा वो मैकेनिकली ब्रेक करेगा। एक्चुअल में जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, टूल का शेप कुछ इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन ये डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअल में इस तरीके का टूल होना चाहिए, लेकिन ये जो कंप्लीट लाइन शो कर रहा है ये इस समय ऐसा है टूल, ये भी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ऐसे शो हो रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ बीच वाली पोजीशन में गैप दिख रहा है, इसका मतलब टूल का मटेरियल यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेकेज शो हो रहा है। तो यह ब्रेकेज किस कारण से हो रहा है, या तो टूल के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, या टूल का जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, या टूल की टफनेस कम है। इन कारणों से टूल के अंदर मैकेनिकल ब्रेकेज आकर करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका ब्लंटिंग। ब्लंटिंग किसको बोलते हैं? ग्रेजुअल वियरिंग को ब्लंटिंग बोलते हैं। तीसरा मोड ऑफ फेल्योर, थर्ड मोड ऑफ फेल्योर आपका ये है और ये कहलाता है आपका ब्लंटिंग। ठीक है, इसी को कहते हैं फेल्योर थ्रू ग्रेजुअल वियरिंग। इसको बोलते हैं फेल्योर थ्रू ग्रेजुअल वियरिंग। इसका मतलब धीरे धीरे जो वियर कर रहा है इसको बोल रहा है फेल्योर थ्रू ग्रेजुअल वियरिंग। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें कैसे क्या हो रहा है। फेल्योर थ्रू ग्रेजुअल वियरिंग के केस में क्या हो रहा है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेल्योर थ्रू ग्रेजुअल वियरिंग के केस में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फेल्योर थ्रू ग्रेजुअल वियर में जैसा कि दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है, फेल्योर थ्रू ग्रेजुअल वियरिंग या ब्लंटिंग इसको बोलते हैं। तो ब्लंटिंग ऑफ द कटिंग एज ऑफ द टूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल वियर। ब्लंटिंग किस कारण से हो रहा है? ब्लंटिंग ऑफ द कटिंग एज ऑफ द टूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल वियर। ग्रेजुअल वियर के कारण जो टूल आपका ब्लंट कर जा रहा है, टूल की ब्लंटिंग हो जा रही है। ठीक है, यह किस कारण से हो रहा है? ग्रेजुअल वियर के कारण ऐसा हो रहा है। ग्रेजुअल वियरिंग के कारण ये चीज आकर कर रही है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लंटिंग। तो इसमें आगे क्या है? बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल। एक कटिंग टूल मटेरियल का अगर प्रॉपर सिलेक्शन आप करें, साथ ही साथ टूल ज्योमेट्री प्रॉपरली सेलेक्ट करें, कटिंग कंडीशन प्रॉपर सेलेक्ट करें, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और मैकेनिकल ब्रेकेज को रोका जा सकता है। मतलब इन दोनों को, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और मैकेनिकल ब्रेकेज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये तीसरा था आपका ग्रेजुअल वियरिंग, मतलब समय के साथ। ग्रेजुअल वियरिंग का मतलब क्या है? टाइम के साथ वियर होना। ब्लंटिंग ऑफ द कटिंग एज ऑफ द टूल थ्रू प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल वियर, मतलब समय के साथ वियर होना। लेकिन ये कहा गया कि भाई आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का ये फिगर है, मैकेनिकल ब्रेकेज का ये फिगर है, इन दोनों को तो आप रोक सकते हैं। किस हिसाब से रोक पाएंगे? बाय द
Selection of proper cutting tool material. कटिंग टूल मटेरियल का प्रॉपर सिलेक्शन करें, टूल ज्योमेट्री को आप प्रॉपरली बनाएं और कटिंग कंडीशन को प्रॉपर रखें, तो आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और मैकेनिकल ब्रेकेज को खत्म या कम कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और मैकेनिकल ब्रेकेज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, बट आप ग्रेजुअल वियरिंग को खत्म नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुअल वियरिंग को खत्म नहीं कर पाएंगे। कहा गया कि बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ cutting tool material, tool geometry and cutting condition, plastic deformation and mechanical breakage can be prevented. इसको आप prevent कर सकते हैं. However, the gradual wear process cannot be totally stopped, and ultimately the tool failure through the wearing cannot be avoided. इसका मतलब tool का fail होना तय है, और वो किससे fail होगा? अगर आप इन दोनों को रोक भी ले जाएं by the proper selection of cutting tool material, tool geometry and cutting condition, but आप ग्रेजुअल वियर को रोक नहीं पाएंगे और इसी के कारण टूल का फेलियर होगा। So this makes the study of wear is so very important. तो इसलिए हम लोग वियर किस कारण से वियर हो रहा है, ग्रेजुअल वियर के क्या कारण है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 रीजन है जिसके कारण से ग्रेजुअल वियर हो रहा है। अच्छा, जो ग्रेजुअल वियर हो रहा है तो यहाँ पे वियरिंग दिखाया जा रहा है, यहाँ पे वियरिंग दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो वियर दिखाया जा रहा है इसको बोला जाएगा हम लोग क्रैटर वियर, इस वाले वियर को बोला जाएगा क्रैटर वियर, और इस सरफेस पे जो कि फ्लैंक सरफेस पे जो वियरिंग होगी उसको बोला जाएगा फ्लैंक वियर। तो क्रैटर वियर और फ्लैंक वियर आकर होने में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? एब्रेशन, एडेशन और डिफ्यूजन। इसका मतलब क्रैटर वियर आकर करने के लिए तीनों चीज प्रेजेंट होगी, एब्रेशन भी होगा, एडेशन भी होगा और डिफ्यूजन भी होगा। फ्लैंक वियर जो कि फ्लैंक सरफेस पे होगा वहां पे भी एब्रेशन, एडेशन और डिफ्यूजन होगा। लेकिन एक पॉइंट इसमें यह है कि इन तीनों एब्रेशन, एडेशन और डिफ्यूजन में से कोई एक और 2 डोमिनेट करता है क्रैटर वियर के केस में, और फ्लैंक वियर के केस में भी कोई एक और 2 डोमिनेट करता है। इसको आगे हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। ठीक है, इट इज क्लियर that the wearing action takes place on those surfaces along which there is a relative sliding with other surfaces. तो wearing कहाँ कर रहा है? जहाँ पे रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है 2 surfaces के बीच में। तो रिलेटिव मूवमेंट कहाँ होगा? रिलेटिव मूवमेंट आपका कहाँ होगा? आप इस फिगर से देखिए, आपका रिलेटिव मूवमेंट यहाँ पे होगा, इसके बीच में टूल और चिप के बीच में रिलेटिव मूवमेंट, और टूल और इस वर्कपीस के बीच में रिलेटिव मूवमेंट यहाँ होगा। तो यह सरफेस आपका फ्लैंक सरफेस कहलाता है। तो यहाँ पे जो वियर होगा उसको बोलेंगे फ्लैंक वियर। ये सरफेस आपका रेक सरफेस कहलाता है। तो यहाँ पे जो वियर होगा इसको बोलेंगे क्रैटर वियर। जो रेक सरफेस वियरिंग होती है इस पोजीशन पे इसको बोलेंगे क्रैटर वियर, और फ्लैंक सरफेस जो वियरिंग होती है इस पोजीशन पे इसको बोलेंगे फ्लैंक वियर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस फिगर पे। ठीक है, ये था, ठीक है। तो जहां रिलेटिव मूवमेंट होगा वहीं वियरिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जहां पे रिलेटिव स्लाइडिंग होगी वहीं पे वियर अकर करेगा। Thus the wear takes place on the rake surface where chip flows over the tool. तो रेक सरफेस पे वियरिंग हुआ क्योंकि चिप का फ्लो हो रहा है टूल के ऊपर।
ब्रेक सरफेस के ऊपर से, एंड ऑन द फ्लैंक सरफेस वेयर रबिंग बिटवीन वर्क एंड टूल अकर्स। ठीक है, these wears are called crater and flank wears respectively। ठीक है, ये चीज है। There are various mechanism of wear। कौन कौन सा मैकेनिज्म है? एब्रेशन वियर, एडहेशन वियर और डिफ्यूजन वियर। मतलब यहाँ जो वियरिंग अगर करेगा वह एब्रेशन, एडहेशन और डिफ्यूजन के कारण अगर होगा, और यहाँ जो वियरिंग अगर करेगा जो कि फ्लैंक वियर कर होगा वहाँ भी एब्रेशन, एडहेशन और डिफ्यूजन होगा, तीनों प्रेजेंट होगा। लेकिन इन तीनों में से कोई एक और दो डोमिनेट करेगा यहाँ भी और कोई एक और दो डोमिनेट करेगा यहाँ भी। आगे देखते हैं। तो all these mechanisms are normally active during wear process। One or more mechanisms may play a predominant role depending on the various conditions। ठीक है, thus abrasion and adhesion are primarily responsible for flank wear। तो फ्लैंक वियर के केस में, इस वाले वियरिंग के केस में, फ्लैंक वियर के केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका? एब्रेशन और एडहेशन। एब्रेशन और एडहेशन के कारण आपका फ्लैंक वियर अकर कर रहा है। ठीक है, जबकि डिफ्यूजन के कारण आपका क्रैटर वियर अकर कर रहा है। तो यहाँ पे जबकि तीनों प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा नहीं कि एब्रेशन भी होगा, एडहेशन भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा, लेकिन एब्रेशन और एडहेशन रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लैंक वियर के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी तीनों प्रेजेंट रहेगा क्रैटर वियर के केस में, लेकिन डिफ्यूजन प्राइमरली यहाँ पे एक्टिव रहेगा। whereas diffusion may play an important role in development of the crater wear at high speed, since then the temperature in the rake surface is much higher than the flying surface। जब ज्यादा वेलोसिटी होगी तभी हीट ज्यादा जनरेट होगा, उस केस में फ्लैंक आपका क्रैटर वियर के चांसेस बढ़ेंगे और उसी टाइम पर डिफ्यूजन होगा। ठीक है, ये चीजें। अब हम लोग एक बात और इसमें पीछे करना भूल गए थे। ये कहा गया था कि भाई आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल ब्रेकेज और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ प्रॉपर cutting conditions, by the use of proper tool geometry, by the use of proper tool material। यही बात हो रही थी ना। लेकिन आप ग्रेजुअल वियरिंग को खत्म नहीं कर पाएंगे, ये तो कहा गया था। तो देखिए, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अ कटिंग टूल मटेरियल, मतलब आप टूल मटेरियल ऐसा सेलेक्ट कीजिए जो हार्डर हो वर्कपीस के रिस्पेक्ट में एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो हम कहेंगे कि आपका टूल इजिली वियर नहीं करेगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या था? हाई टेम्परेचर एंड लार्ज स्ट्रेस। तो अगर हाई टेम्परेचर और लार्ज स्ट्रेस था प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के पीछे का रीजन, तो अगर आप ऐसा टूल मटेरियल सेलेक्ट करें कि ज्यादा टेम्परेचर का उस पर फर्क ना पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को मिनिमाइज कर ले जाएंगे, या ज्यादा स्ट्रेस का उस पर इफेक्ट ना पड़े अगर ऐसा टूल मटेरियल आपने सेलेक्ट किया तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम मिनिमाइज कर ले जाएंगे। मैकेनिकल ब्रेकेज किस कारण से हो रहा था? लार्ज फोर्स, टूल के ऊपर लार्ज फोर्स पड़ रहा था, इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ और टफनेस थी। अगर टूल की ज्योमेट्री आपने ऐसा, टूल मटेरियल ऐसा सेलेक्ट किया कि ज्यादा फोर्स का फर्क ना पड़े, या टूल की ज्योमेट्री आपने ऐसे सेलेक्ट किया कि इसकी स्ट्रेंथ पे फर्क ना पड़े, तो हम मैकेनिकल ब्रेकेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आपने पेंसिल को देखा होगा, अगर ज्यादा नोकीला आप बना देंगे तो वो इजिली ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा शार्प एज कहीं ना कहीं, इसका मतलब ज्योमेट्री इफेक्ट डाल रही है ना ब्रेकेज के केस में। तो ये कारण है इसके पीछे।
ठीक है।